मैच्योर थीम। डिस्क्लेमर, ये ऑडियो सीरीज मैच्योर थीम्स, लैंग्वेज और वायलेंस को कंटेन करती है जो सभी लिसनर्स के लिए सूटेबल नहीं है। पेरेंटल एडवाइस नेसेसरी है। ये कंटेंट एडल्ट ऑडियंसेस के लिए है और इसमें कॉम्बैट, ब्लड, मर्डर, पोटेंशियली डिस्टर्बिंग सिनेरियोज और स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज इंक्लूड हो सकती है। अगर आप ऐसी कंटेंट से इजीली ऑफेंडेड या डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं तो प्लीज ना सुने। ये ऑडियो सीरीज किसी भी प्लेटफॉर्म कंटेंट को कॉपी नहीं करती है। स्टोरी फैंटेसी बेस्ड है। अगर कोई नाम मैच करता है तो हम इसे एक कोइंसिडेंस कह सकते हैं। यह ऑडियो बुक फन और जॉय पर्पसेस के लिए डिजाइंड है। प्रतिभाहीन लोगों को स्वर्ग के भाग्य की टेक्निक को विकसित करने और स्वर्ग के मास्टर बनने की अनुमति देना, क्या यह संभव है? अगर यह खबर फैल गई तो पूरी दुनिया पागल हो जाएगी। क्या यही मूल कारण है कि डेस्टिनी हॉल राक्षस से डरता है? अथर्वराज की पुतलियां सिकुड़ गईं और उसका शरीर थोड़ा कांपने लगा। उससे पहले कभी समझ नहीं आया था कि जो व्यक्ति भाग्य को बदल सकता है उससे पूरे ओरिजिन वर्ल्ड के क्रोध का सामना क्यों करना पड़ेगा। लेकिन अब यह सब स्पष्ट हो गया। इसने पहले ही डेस्टिनी हॉल की नींव को 3 गहन तरीकों से हिला दिया था। मैं अब ब्लेड टेक्निक का प्रदर्शन करूंगा। ध्यान से देखिए और सीखने के लिए साथ साथ चलिए। आगे विस्तार से बताने में आलस्य के कारण विपिन ने अपनी कलाई हिलाई और उसकी हथेली में चाकू उभर आया। एक हल्के से झटके के साथ उसने टेक्निक को अंजाम दिया। तुरंत ही स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा शून्य से उमड़ पड़ी, जिसने ब्लेड टेक्निक को ऐसी शक्ति से भर दिया कि आत्मा भी कांप उठी तथा कमरे का हर कोना भर गया। कुछ ही देर में प्रदर्शन पूरा हो गया। तुमने कितना याद किया? विपिन ने देखा, एक भी हरकत नहीं। अथर्वराज का चेहरा अजीब हो गया। मैंने जो देखा उसे मैं समझ गया और मुझे उसका स्पष्ट आभास भी है, लेकिन मैं इसे अंजाम नहीं दे सकता। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैं कुछ चालों की नकल तो कर सकता हूँ, लेकिन शक्ति बहुत कम होगी। डीन काल ने सहमति में सिर हिलाया। इसे आजमाइए। विपिन ने लापरवाही से चाकू को डीन काल की ओर उछाल दिया। डीन ने उसे लिया और ब्लेड घुमाया। यद्यपि उनकी गतिविधियां विपिन के प्रदर्शन के बिल्कुल अनुरूप थीं, लेकिन जिस क्षण उन्होंने उन्हें क्रियान्वित किया, एक अज्ञात बल ने प्रक्षेप पथ को विकृत कर दिया, जिससे वह एक भद्दी गड़बड़ी में बदल गया। ऐसा लगा जैसे उत्तर आम है, लेकिन अनजाने में अमरूद लिख दिया। यह भाग्य की शक्ति थी। भाग्य की स्वीकृति के बिना कोई भी प्रयास व्यर्थ था। गो उसे हिचकिचाते देख विपिन ने अपनी उंगली हिलाते हुए आवाज लगाई। स्वर्ग के मार्ग की लाइब्रेरी से आभा की धाराएं डीन काल के शरीर में प्रवेश कर गईं। डीन काल को रोशनी की एक चमक ने घेर लिया और विकृत ब्लेड पथ सीधा हो गया। स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा के साथ एक तेज चमक उभरी, जैसे रक्तलाल सूर्यास्त पूरे कमरे को रोशन कर रहा हो। क्या उसने सचमुच इसे सीखा? अथर्वराज और सुमन दोनों स्तब्ध थे। पहले उन्हें इस बात पर संदेह था कि यह संभव है। अब वे पूरी तरह आश्वस्त हो गए हैं। मैं डीन काल और भी अधिक रोमांचित था। विपिन की उंगली के एक झटके से ब्लेड टेक्निक जो मायावी थी, अचानक उसके दिमाग में स्पष्ट हो गई। यह डेस्टिनी लॉक खुलने जैसा था। आप भी इसे आजमाएं, विपिन ने निर्देश दिया। अथर्वराज और अन्य लोगों ने अपनी चालें आजमाईं और विपिन की सहायता से उन्होंने जल्दी ही किस्मत बदलने वाले काले अघोर चाकू टेक्निक में महारत हासिल कर ली। यह तथ्य कि वे इतनी गहन ब्लेड टेक्निक विकसित कर सके, जो अवनी की पिछली उपलब्धियों से भी आगे थी, यह दर्शाता है कि अब उनके पास स्वर्ग के मास्टर बनने की योग्यता थी। यहां रहो और अभ्यास जारी रखो। मैं जल्द ही तुम्हारे जाने का प्रबंध कर दूंगा। कृतज्ञता का ऋण चुकाने के बाद विपिन ने वहां देर नहीं की और जाने के लिए मुड़ गया। हां, अथर्वराज और अन्य लोग उत्साह से भर गए। अपना रहस्य न बताना तो पहले से ही एक एहसान चुकाने जैसा था, लेकिन यह
अप्रत्याशित लाभ एक वरदान था। ऐसा लगता है कि उस समय मेरा चुनाव सही था। अथर्वराज ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। जब उन्होंने विपिन की प्रतिभा को पहचाना तो उन्होंने उसमें निवेश करने का फैसला किया। यहां तक कि अपनी बेटी को भी विपिन की शिष्या बना दिया। किसने सोचा होगा कि यह उनके जीवन का सबसे बुद्धिमानी भरा फैसला साबित होगा। इस बीच संजय मित्तल, जिसने गलत पक्ष चुना था, मारा गया और मित्तल परिवार पूरी तरह से नष्ट हो गया। जिस कमरे में तीनों थे, वहां से निकलते हुए विपिन ने जानबूझकर खुद को अस्त व्यस्त कर लिया, खुद को धूल और गंदगी से ढक लिया। थका मांदा सा दिखने वाला वह लड़खड़ाता हुआ आंगन के मुख्य हॉल की ओर चला गया। इससे पहले कि वह प्रवेश द्वार तक पहुंच पाता, वह जोर से गिरा और बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी दृष्टि धुंधली हो गई। आवाज सुनकर मोहन तुरंत बाहर भागा। उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ था और वह घबराहट में चिल्लाया, मास्टर, मास्टर! हॉल मास्टर अधिराज, कृपया मास्टर को बचाओ! उसकी चीखें पूरे प्रांगण में गूंज उठीं। वाइस हॉल मास्टर भुवनेश्वर! शोर सुनकर अधिराज जल्दी से बाहर आया। विपिन की पस्त हालत देखकर उसने तुरंत अपना हाथ भुवनेश्वर की कलाई पर रखा और उसकी नब्ज जांची। कितनी गड़बड़ है? अधिराज ने गहरी भौहें सिकोड़ी। क्या उसकी चोटें इतनी गंभीर हैं? यह पहली बार था जब उसने ऐसी अराजक नाड़ी का सामना किया था। भुवनेश्वर की आभा अस्थिर थी, उसकी असली ऊर्जा उलट रही थी। यह स्पष्ट रूप से साधना विचलन से पागल होने का अग्रदूत था। थोड़ी देर की हिचकिचाहट के बाद अधिराज ने एक गोली निकाली, उसे विपिन के मुंह में डाला और उसे घोलने के लिए अपनी असली ऊर्जा का इस्तेमाल किया। तभी विपिन को होश आया। क्या हुआ? अधिराज ने तत्काल पूछा। विपिन ने बैठने के लिए संघर्ष किया। उसकी आवाज कमजोर और घायल पक्षी की तरह कांप रही थी। हॉल मास्टर अधिराज, आपको हमारे लिए न्याय मांगना चाहिए। इससे पहले सम्राट मेघ ने सुना कि मेरे वरिष्ठ भाई आ गए हैं और हमें महल में बुलाया है। कुछ पेय पदार्थों के बाद उन्होंने अचानक बिना किसी चेतावनी के हमला कर दिया। हम में से किसी ने भी इसे आते नहीं देखा। शराब में जहर था। मेरे वरिष्ठ भाई का सिर मौके पर ही काट दिया गया और हॉल मास्टर तूफान और मैं मुश्किल से अपनी जान बचा पाए। वैसे क्या हॉल मास्टर तूफान सुरक्षित वापस आ गए? वह कैसे हैं? वह सफल नहीं हो सका। अधिराज ने गंभीरता से अपना सिर हिलाया। पहले तो उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि सुभनाश जैसी हैसियत वाले किसी व्यक्ति को सम्राट मेघ मार सकता है, लेकिन अब उसे समझ में आ गया, इसमें जहर शामिल था। मृत हॉल मास्टर तूफान मर गया है। भुवनेश्वर स्पष्ट रूप से हैरान था। उसकी आंखों में दुहक और गुस्सा झलक रहा था। हां, अधिराज ने सिर हिलाया। मैंने पहले ही जेनिथ किंगडम के तलवार और चाकू सेक्ट को इसकी सूचना दे दी है। अगर कुछ अप्रत्याशित नहीं हुआ तो यह खबर जल्द ही डेस्टिनी हॉल मुख्यालय तक पहुंच जाएगी। ये राहत की बात है। भुवनेश्वर ने स्पष्ट राहत भरी सांस छोड़ी। फिर भी अधिराज हैरान था। उसका चेहरा संदेह से भरा हुआ था। सम्राट मेघ हमेशा सतर्क और सावधान रहे हैं। वह अचानक ऐसे चरम उपायों का सहारा क्यों लेंगे और किसी को सीधे मार देंगे?
सम्राट के साथ अपने वर्षों के संपर्क से अधिराज को पता था कि मेघ एक महत्वाकांक्षी लेकिन आरक्षित शासक है। वर्षों पहले जब अधिराज पहली बार माया सिटी में एक सेक्ट का नेता बना था, तो उसने जानबूझकर छोटे मोटे अपराध करके सम्राट को भड़काया था। फिर भी सम्राट ने इस पर ध्यान न देने का नाटक किया। धैर्य और योजना का यह स्तर किसी लापरवाह विषयुक्त घात के साथ मेल नहीं खाता। यह विपिन का चेहरा लाल हो गया, मानो झूठ पकड़ा गया हो। आखिरकार उसने आह भरी और सच्चाई बताई। वरिष्ठ भाई शुभनाश ने थोड़ी ज्यादा शराब पी ली और मेघरथ की पत्नी की ओर बढ़ने लगा। राजकुमार मेघरथ ने गुस्से में उसे चुनौती दी और मेरे वरिष्ठ भाई ने आगामी द्वंद्व युद्ध में उसे मार डाला। तो यही हुआ। अधिराज को अंततः समझ आ गया। यह व्याख्या पूरी तरह से सटीक बैठती है। शुभनाश अपने कामुक व्यवहार के लिए जाना जाता था। अघोर चाकू सेक्ट में कई लोगों में यह विशेषता थी। यह अफवाह थी कि उसने दर्जनों रखैलें रखी थीं और वह रोजाना ज्यादतियों में लिप्त रहता था। यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि उसने मेघरथ की पत्नी के साथ स्वतंत्रता का प्रयोग किया था, जो एक कुख्यात मार्शल आर्ट कट्टरपंथी और एक बेहद सुरक्षात्मक पति था। इस बीच माया सिटी से बहुत दूर आसमान में वेनम एक विशाल उड़ते हुए सोर्स बीस्ट पर सवार होकर बैठा था। अचानक उसे कुछ महसूस हुआ। उसने अपनी जेब से हाथ डाला और एक जेड टोकन निकाला। उसे धीरे से थपथपाने पर स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा की अनगिनत धाराएं झिलमिला उठीं और उसके सामने एक धुंधली आकृति प्रकट हुई। यह उसका टीचर द्वारिका था। मुझे अभी अभी डेस्टिनी हॉल से खबर मिली है। जांच से पुष्टि हुई है कि माया सिटी के सम्राट मेघ ने ही शुभनाश की हत्या की थी और हॉल मास्टर तूफान को फंसाया था। तूफान भी मर चुका है। मेघ ने हमारे तीसरे भाई को मार डाला? क्यों? वेनम दंग रह गया। विवरण पता करो। अगर यह सच है तो माया वंश को अब और अस्तित्व में नहीं रहने दिया जाएगा। द्वारिका ने ठंडे स्वर में कहा। हां। वेनम ने गंभीरता से सिर हिलाया। हालांकि उसकी ताकत शुभनाश से कहीं ज्यादा थी, लेकिन अकेले पूरे राजवंश का सामना करना कोई आसान बात नहीं थी। अनगिनत दुश्मनों से घिर जाने पर सबसे शक्तिशाली योद्धा भी हार मान सकता था। स्पीड बढ़ाओ। हमें जितनी जल्दी हो सके वहां पहुंचाओ। अपने नीचे स्थित ओरिजिन बीस्ट को आदेश देने के बाद वेनम ने साधना के बारे में सोचना छोड़ दिया। इसके बजाय उसने अपना अघोर चाकू मंत्र और उसकी टेक्निक पर ध्यान लगाना शुरू कर दिया। शुरू में उसने कनिष्ठ भाई भुवनेश्वर की जांच करने की योजना बनाई थी, लेकिन अपने तीसरे भाई के बारे में यह विनाशकारी समाचार अब उसके सारे विचारों पर हावी हो गया था। शुभनाश सिर्फ एक साथी शिष्य नहीं था, वह एक भरोसेमंद भाई था जिसके साथ वेनम ने सालों तक लड़ाई लड़ी थी। अब वह चला गया था, माया सिटी में मारा गया। वेनम के दिल में गुस्सा बहुत ज्यादा जल रहा था। वेनम की आंखों में जानलेवा इरादे चमक उठे।
माया सिटी में वापस आकर सम्राट मेघ सुभनाश के निर्जीव शरीर के सामने चुपचाप खड़ा था। उसका चेहरा भ्रम से भरा हुआ था। उसका छोटा भाई मेघरथ प्रतिभाशाली था, भाला चलाने की कला में लगभग उसके बराबर। फिर भी सुभनाश ने एक ही वार में उसका सिर धड़ से अलग कर दिया था, जिसे मेघ अभी भी समझने में संघर्ष कर रहा था। हालांकि वास्तविकता को नकारा नहीं जा सकता था। अराजकता के कोहरे में उसने मेघरथ की उग्र दहाड़ और सुभनाश की पीड़ा भरी चीखें सुनी थीं। दोनों ने मौत तक लड़ाई लड़ी थी। दोनों ही टकराव में मारे गए। महाराज, मैंने पुष्टि की है कि भुवनेश्वर प्रांगण में ही है और भागा नहीं है। वह अभी भी अधिराज के साथ है, एक गोल्डन गार्ड ने सूचना दी। अगर अधिराज मौजूद है तो हमला करना सुविधाजनक नहीं है। मेघ ने भौहें सिकोड़ी। तलवार और चाकू सेक्ट महाद्वीप के सबसे मजबूत गुटों में से एक था। शाही महल में सुभनाश की मौत के साथ ही अघोर चाकू सेक्ट पहले से ही पूरी तरह से भड़क चुका था। इसके अलावा तलवार और चाकू सेक्ट को नाराज करना विनाश का कारण बन सकता था। रुको, यह जानकारी लीक करो कि भुवनेश्वर एक राक्षस है। दावा करो कि सुभनाश उसकी रक्षा करते हुए मर गया। इससे तलवार और चाकू सेक्ट को कार्रवाई के लिए प्रेरित होना चाहिए, मेघ ने कहा। उसकी आंखें चालाकी से चमक रही थीं। राक्षस को सार्वभौमिक रूप से बदनाम किया जाता था और उनका शिकार किया जाता था। सुभनाश पर एक को बचाने का आरोप लगाकर मेघ दोष को दूसरे पर मढ़ सकता था और संभवतः अघोर चाकू सेक्ट के खिलाफ तलवार और चाकू सेक्ट के साथ गठबंधन कर सकता था। अगर अधिराज को यह खबर मिलती है तो वह कार्रवाई करने के लिए मजबूर हो जाएगा। तलवार और चाकू सेक्ट किसी भी चीज से ज्यादा रहस्यों को महत्व देता है और इस रहस्योद्घाटन से उसे बहुत ज्यादा कीमत मिल सकती है। उनकी भागीदारी के साथ भले ही द्वारिका व्यक्तिगत रूप से आए, वह क्या कर सकता है? अपने सेवकों की ओर मुड़ते हुए मेघ ने अपना आदेश जारी किया। अधिराज को संदेश भेजो। उसे सूचित करो कि मुझे कुछ महत्वपूर्ण चर्चा करनी है और एक बैठक का अनुरोध करना है।